सो गुड इवनिंग। हम लास्ट क्लास में डिविडेंड कैसे ऑडिट करना है वो देख लिया है, और सम स्पेशल ऑडिट्स देख लिया है। हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का स्पेशल ऑडिट देखा है। इस क्लास में हम दो कवर करते हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को ऑडिट कैसे करते हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर मतलब रिक्रिएशनल, मोस्टली गेस्ट हाउस हो सकता है, होटल्स, सिनेमा हॉल्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, वो सारा इसमें आ जाता है रिक्रिएशनल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। एंड वी विल सी ऑडिट ऑफ बैंक्स। ये दोनों कॉन्सेप्ट आज कवर करते हैं। सो क्या होता है, मतलब रिक्रिएशन के लिए एक आदमी क्या क्या करता है। सपोज पहले ये देख लेते हैं, सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल में क्या होता है, रिसिप्ट्स क्या होते हैं, उसका बिजनेस के बारे में सोचो, मतलब सिनेमा के बारे में नहीं। ओके, इनकम क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, ऑडिट क्या करना है वो देख लो। ऑडिट क्या करेगा अगर आप सिनेमा हॉल में मतलब सिनेमा हॉल का ऑडिट दिया है, आप कैसे करेंगे सिनेमा हॉल का ऑडिट। क्या होता है, रिसिप्ट क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है। ट्राई तो कर दीजिए। टिकट्स होता है ना, सिनेमा टिकट्स। टिकट्स सेल्स, एक होता है एडवांस बुकिंग होता है ऑनलाइन से, और एक होता है सेल्स मतलब फिजिकल सेल्स। इसका रिसिप्ट कैसे अकाउंट कर रहा है, आप पहले ये चेक करेगा रिसिप्ट कैसे अकाउंट कर रहा है। कैश सेल्स है तो नेक्स्ट डे में जितना टिकट सेल हुआ है उसका सीरियल नंबर होता है ना, 1 2 3 4। ये सीरियल नंबर के हिसाब से ट्रैक रखना है। अगर फर्स्ट डे 1 to 10 सीरियल टिकट सोल्ड हुआ है तो इसका टिकट्स डिपॉजिट होना चाहिए बैंक में। नेक्स्ट डे 11 to 20, ऐसा सीरियल नंबर से हिसाब से जितना टिकट्स डेली बेसिस में सेल हुआ है वो आपको एक रजिस्टर में दे। ये सारा डिटेल्स मेंटेन करना है। आज 1 to 10 सेल हुआ है, नेक्स्ट 20 to 30, ये सेल डिटेल्स मेंटेन करना। जितना टिकट सेल हुआ है, जितना क्लास वाइज नीचे बालकनी, ये सब डिटेल्स मेंटेन करना है। इनटू किस क्लास में कितना टिकट प्राइस है, वो मल्टीप्लाई करने से आपका पूरा सेल वैल्यू से वो मैच होना चाहिए। आपका डिपॉजिट अमाउंट या कैश वो मैच होना चाहिए। और क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट करता है ना सिनेमा हॉल में। एडवर्टाइजमेंट का ये आता है ना, एडवर्टाइजमेंट इनकम। सिनेमा हॉल में आपका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए अभी तो नॉर्मली टाई अप भी चल रहा है, मतलब जो आपका नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट मान लो, उसका एडवर्टाइजमेंट इनकम भी चेक करना है। क्या है कॉन्ट्रैक्ट, कितना पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट है, कितना इनकम जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है, शॉप्स होता है ना, पॉपकॉर्न्स, हाँ पॉपकॉर्न्स, कोल्ड ड्रिंक्स, उसका रेवेन्यू भी चेक करना है आपको। अगर वो आउटसोर्स रहे तो रेंट, शॉप का रेंट नहीं तो उस प्लेस का रेंट को चेक करना है जिस बेसिस में वो चल रहा है। और एक्सपेंसेस क्या होता है, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, हाँ वो सारी चीज़। और मेजर एक्सपेंस जो है परचेज ऑफ मूवी, वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू परचेज कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, पेमेंट टर्म्स क्या है, नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ शोज, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बेसिस में। और इसमें भी और एक है स्टैट्यूटरी पेमेंट्स। स्टैट्यूटरी पेमेंट्स क्या होता है, मतलब एंटरटेनमेंट टैक्स पे करना पड़ता है ना। अभी तो वो नहीं है, जीएसटी आ गया। पहले जो एंटरटेनमेंट टैक्स है ना, वो एंटरटेनमेंट टैक्स पे करना पड़ता है। ये सारा चीज़ एक बार देख लेते हैं। पहले सिनेमा के बारे में डिस्कस किया है ना, सिनेमा हॉल तो क्या क्या पॉइंट बोला है। कंट्रोल ओवर, पहले क्या क्या चेक करना है, कंट्रोल ओवर टिकट्स कैसे सेल कर रहे हैं, डिफरेंट डिनोमिनेशन मतलब क्लास वाइज डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस होता है ना, डिफरेंट प्राइसेस का टिकट्स कैसे सेल कर रहा है। अनसोल्ड टिकट शुड बी केप्ट अंडर लॉक ऑफ रेस्पॉन्सिबल ऑफिशियल। एक रेस्पॉन्सिबल ऑफिशियल के हाथ में रहना चाहिए जो अनसोल्ड टिकट्स है वो कलेक्शंस बेस्ड ऑन डेली सेल्स रिपोर्ट। मतलब अभी डिस्कस किया है ना, जितना सेल हुआ है टिकट सीरियल नंबर के ट्रैक से आप वो ट्रैक कर सकते हैं। जितना टिकट सेल हुआ है उतना एंट्रीज होना चाहिए कैश बुक में। और चेक वेदर एडवांस बुकिंग का जो भी है
अगर एडवांस बुकिंग किया है, बाद में आपको पेमेंट होगा, उसका एडजस्टमेंट कैसे कर रहा है, वो एडजस्टमेंट्स को देखना पड़ेगा। और रेंटल इनकम ड्यू टू हायरिंग ऑफ स्पेशल, अगर आपका हॉल को भी, ये हम डिस्कस नहीं किए, नया पॉइंट है, देख लीजिए। स्पेशल इवेंट्स के लिए, मतलब कुछ डांस परफॉर्मेंस या स्टेज परफॉर्मेंस के लिए आपका हॉल को रेंट कर रहा है, उस रेंट को कैसे अकाउंट कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट कुछ है क्या, अकाउंट रेंट करने का कॉन्ट्रैक्ट कुछ है क्या, उसका रिसिप्ट अमाउंट रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, वो ट्रैक कर सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस किया है ना अदर, अगर खुद ही डील कर रहा है तो सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट्स का कैसे, मतलब कितना सेल्स हुआ है, कितना पेमेंट रिसीव हुआ है, वो कैसे अकाउंट कर रहा है, वो सारा चीज चेक करना है। देन वेदर एंटरटेनमेंट टैक्स हैज बीन कलेक्टेड एज ए पार्ट ऑफ द टिकट एंड हैज बीन अप्रोप्रिएटली डिपॉजिटेड टू विद इन ड्यू डेज टू द लोकल अथॉरिटीज, उसको पेमेंट किया या नहीं किया, लायबिलिटी हैज बीन, वेदर इफ नॉट डिपॉजिटेड, वेदर प्रॉपर लायबिलिटी हैज बीन डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देन व्हाट यू विल चेक, हायरिंग ऑफ फिल्म्स, मतलब कैसे वो फिल्म्स ले रहा है, और एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, पेमेंट कैसे कर रहा है, उसका टीडीएस काट रहा है तो टीडीएस प्रॉपर्ली डिपॉजिट कर रहा है या नहीं, वो सारा चीज़ चेक करना है। देन एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के साथ कुछ टाइप है तो एडवर्टाइजमेंट क्या, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट करना चाहता है वो पहले एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को अप्रोच करता है जितना एडवर्टाइजमेंट करना है। देन एडवर्टाइजमेंट एजेंसी विल मेक एन एडवर्टाइजमेंट एंड इट विल सप्लाई टू द सिनेमा हॉल्स अलॉन्ग विद सम कॉन्ट्रैक्ट, उसके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट है, टर्म्स क्या है, पेमेंट्स रिसीव हो रहा है या नहीं है, फिर रिसिप्ट्स के साथ एग्रीमेंट्स को वेरीफाई, एग्रीमेंट्स के साथ रिसिप्ट्स को वेरीफाई करना है। देन फॉर रिफ्रेशमेंट्स एंड ऑल यू विल हैव टू परचेज टू सेल, देन फॉर परचेजेस ओनली परचेज शुड बी मेड, मतलब पहले परचेज ऑर्डर प्लेस होना चाहिए, उस हिसाब से पेमेंट, मतलब मटेरियल रिसीव हुआ है, रिफ्रेशमेंट्स या क्वांटिटीज रिसीव हुआ है या नहीं, वो ट्रैक होना चाहिए, फिर बाद में पेमेंट होना चाहिए, वो सारा मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो चेक करना है। फिर आपका स्टाफ का सैलरीज एंड लीव एप्लीकेशंस कोई भी है वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से अप्रूवल होना चाहिए, और जो भी अपॉइंटमेंट है स्टाफ का वो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से होना चाहिए। एंड फिक्स्ड एसेट्स, जो भी फर्नीचर है, नहीं तो सिनेमा हॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सारा चीज़ आपको फिक्स्ड एसेट्स में आएगा, वो रेगुलर इंटरवल्स में चेक करना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन जो भी है, डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। एंड इन्वेस्टमेंट्स, अगर सिनेमा हॉल में ज़्यादा प्रॉफिट्स है, वो इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट्स में जो भी इनकम आता है ना, अगर कोई और बिल्डिंग खरीदा है उसका रेंटल इनकम, अगर कोई शॉप्स बना के दिया है रेंटल इनकम, और कोई शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, कोई लोन्स दिया है उसका इंटरेस्ट इनकम, वो सारा चेक करना है। एंड यू नीड टू चेक फॉर एडिक्वेसी ऑफ डिप्रिसिएशन एंड प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ एसेट्स, ये सारा चीज़ एक बार देख लीजिए। एंड वी विल डिस्कस फॉर अम्यूजमेंट पार्क नेक्स्ट। सो सेम अम्यूजमेंट पार्क और सिनेमा हॉल आपको सिमिलरली दिखता है, बट ये एक फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, वो एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में होता है, सारा चीज़ एडवर्टाइजमेंट करता है। अम्यूजमेंट पार्क में एडवर्टाइजमेंट होता है, और क्या होता है, टिकट से ही एंट्री होता है आपको, और क्या होता है, रिफ्रेशमेंट सेल्स होता है, ये सारा चीज़ आपको सिमिलर लाइन आइटम जैसे ही दिखता है। सो इजी टू कंपेयर एंड याद रखने के लिए भी आपको ज़्यादा इजी रखता है। आप देख लीजिए, वेरीफाई अप्रोप्रिएट कंट्रोल फोर्स ओवर द टिकट्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन, मेरे हिसाब से मतलब चाइल्ड को अलग प्राइस होता है और एडल्ट को अलग प्राइस होता है, वो उस हिसाब से जितना टिकट सेल हो उस हिसाब से उतना अमाउंट आपको कैश लेजर में एंट्री होना चाहिए। वेरीफाई कलेक्शंस डेली सेल्स रिपोर्ट विद एंट्रीज इन कैश बुक। एंड जो भी अनसोल्ड टिकट्स है वो अप्रोप्रिएट ऑफिशियल ऑथराइज्ड ऑफिशियल के पास ही रहना चाहिए। एडवांस बुकिंग्स जो भी है वो अप्रोप्रिएटली एडजस्ट होना चाहिए। सेल फ्रॉम रिफ्रेशमेंट सेल्स का जो भी रिसिप्ट है वो आपको कैश लेजर में दिखना चाहिए, और सेल्स से मैच होना चाहिए, जितना क्वांटिटी ऑफ सेल है उतना सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने से आपको वो कैलकुलेशन आपका कैश अमाउंट से रिसिप्ट अमाउंट से मैच होना चाहिए। देन एडवर्टाइजमेंट्स, कोई एडवर्टाइजमेंट्स का जगह दिया है, एक वॉल बना के दिया है एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, सो जो भी एडवर्टाइजमेंट का एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट है वो वेरीफाई करना, जो भी एडवर्टाइज कर रहा है उतना अमाउंट आपको एज पर द कॉन्ट्रैक्ट रिसीव होना चाहिए। मतलब एक वॉल में अगर वो एडवर्टाइज करने के लिए आप 10,000 या 5,000 चार्ज कर रहे हैं मंथली, वो एडवर्टाइजमेंट वैसे ही रहने के लिए उतना अमाउंट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट आपको रिसीव होना चाहिए। एंड एज
The payments for refreshment should be based on purchase orders. The payment should be made only based on purchase orders, and they should be पहले verify करना है as per the order the supplies have been received or not, and then the invoice should be paid. Then salary as per the payroll register, जो भी आपका एम्प्लॉयज है, सैनिटेशन वर्कर्स है, साफ सफाई करने वाला है, वो सारा को वेरीफाई करना पड़ेगा. उसका लीव एप्लीकेशन जो करना है, जिसके पास ऑथराइजेशन है वही उसका लीव जो अप्रूव करना है, एंड अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू करना है, वो सारा चीज़ करना है. फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, जिसके पास अथॉरिटी है, मतलब जिसके आपके पास पैसे ज़्यादा है, वो इन्वेस्ट करके कुछ एसेट्स खरीदा है, वो इन्वेस्टमेंट का डिप्रिसिएशन करना है. जिस जगह से वो कैपिटलाइज हुआ है उस टाइम से डिप्रिशिएट करना है टिल द पीरियड ऑफ ईयर एंड. अगर कुछ सेल्स हुआ है तो उसमें डिप्रिसिएशन नहीं आना चाहिए ऑन द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सेल, और till the date of sale only depreciation should be charged. And if any investments are held, then appropriate income should be recognized in other income. Okay, ये amusement park है. और क्या होगा? नॉर्मली एक ऑर्गेनाइजेशन को पहले समझने के लिए आपको क्या चाहिए, एक 3 पॉइंट्स आपको बोला गया है. पहले आपका प्रोसीजर ऑडिट करने के पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना है. क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अप्लीकेबल होता है, कंपनी है तो फॉर्मेट अलग होता है, या पार्टनरशिप या इंडिविजुअल है तो उसका फॉर्मेट अलग होता है, वो सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा. देन एज पर डिटरमाइन द रेगुलरिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट एज वेल एज अकाउंटिंग. मैनेजमेंट कैसे होगा एंड अकाउंटिंग कैसे होगा, वो सारा चीज़ आप पहले समझ सकते हैं. देन you need to evaluate internal control system nature to determine nature, timing and extent of audit procedure. आप कितना extent तक details verify करना है to establish your reliability and reliance sufficient and appropriate audit evidence obtain करने के लिए you will determine based on internal control system. कितना efficient आपका internal जो establish हुआ internal control system काम कर रहा है. Then check the organization whether has valid license. जो भी अगर मतलब रन करना है तो उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस, या उसके पास म्यूनसिपैलिटी से परमिशन होना चाहिए. वो सारा वैलिड लाइसेंस है या नहीं पहले वो चेक करना है. अगर नहीं है तो कोई ना कोई टाइम पर आके वो बंद कर सकता है, पहले आपको गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो सकता है. इसकी वजह से पहले ये सारा लीगल रिक्वायरमेंट्स को इंश्योर करना पड़ेगा. एंड रेस्टोरेंट्स में क्या होता है, रेस्टोरेंट्स में नॉर्मली आप खाना ऑर्डर करता है, वो खाने के बाद बिल पे करना है. सो पहले आपको टोटल रेवेन्यू इज योर फूड, मंथली कितना सेल हुआ है, क्या क्या क्वांटिटीज में सेल हुआ है. एंड मेजरली इसके क्या चेक करेगा, कैश बेस्ड होता है. मतलब जो भी कस्टमर्स आएगा, जो भी ऑनलाइन ऑर्डर्स होगा, उसके पास एक ट्रैकिंग होना चाहिए. जितना ऑर्डर्स डिलीवर हुआ है उतना अमाउंट आपका अकाउंट में क्रेडिट हो गया हुआ या नहीं हुआ है. अगर कोई टाइप्स है ऑनलाइन वेबसाइट में, उसका कमीशन कैसे पे कर रहा है, वो कैलकुलेशन कैसे कर रहा है, एज पर द एग्रीमेंट्स क्या है, वो सारा चीज़ पहले देखना पड़ेगा. इंटरनल कंट्रोल्स कैसे, अगर ऑर्डर्स कोई कैंसिल हुआ है तो वो आपका पैसे कैसे रिटर्न हो रहा है, आइटम्स रिटर्न हो रहा है या पैसे रिटर्न हो, वो सारा चीज़ चेक करना पड़ेगा. जोमेटो कैसे इसको डील कर रहा है, मतलब जो भी ऑनलाइन इंटरमीडिएटरी है वो कैसे इसको इंश्योर कर रहा है आपको रिफंड होने. और वेरीफाई वेदर कैश बेस्ड ऑन बैंक स्टेटमेंट्स, मतलब जितना कैश आपको क्रेडिट हुआ है सेल्स की वजह से वो बैंक स्टेटमेंट को ट्रेस करना पड़ेगा. अगर जो भी अनरियलाइज्ड अमाउंट्स जो भी है लॉन्ग आउटस्टैंडिंग, मतलब अभी डिस्कस किया है ना, जोमेटो ने 6-7 महीने से एक अमाउंट, एक ऑर्डर का अमाउंट नहीं आ रहा है. अगर वो अमाउंट नहीं आएगा तो इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा P&L के एक्सपेंस के थ्रू. ऑलरेडी सेल्स बुक किया है ना, सेल्स को नॉक ऑफ करना पड़ेगा. वो सारा चीज़ आपको चेक करना पड़ेगा. वो ऑल द पेमेंट्स टू सप्लायर्स बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी आपको आइटम्स खरीदते हैं ना कुकिंग करने के लिए, वो सारा चीज़ नहीं है तो स्पून्स, कटलरी, सारा आइटम्स खरीदने के लिए जो जिस बेस में खरीदना है पहले परचेज ऑर्डर बनाना है. उस हिसाब से यू हैव टू ट्रैक वेदर द आइटम्स ऑर्डर हैव बीन रिसीव्ड और नॉट, देन पेमेंट शुड बी डन. केयरफुली एग्जामिन द पेटी कैश बुक. नॉर्मली छोटा छोटा एक्सपेंस के लिए क्या करना है, यू नीड टू एग्जामिन द पेटी. नॉर्मली इधर क्या होता है, पेटी एक्सपेंसेस ही होता है, मतलब इतना बड़ा एक्सपेंस नहीं होता है. फूड मटेरियल्स वो सारा एक परचेज ऑर्डर के थ्रू अगर ऑर्डर हो गया तो कभी कभी इरेगुलरिटी इन परचेज एक्सपेंस, मतलब पेटी कैश बुक में आपको थोड़ा ऊपर नीचे का एक्सपेंसेस दिख रहा है, नॉर्मल सी नहीं है,
एक महीने ज़्यादा हो रहा है, एक महीने कम हो रहा है, क्या हो रहा है उसमें, मतलब ये सारा ऑर्गेनाइजेशन में आपको कैश ज़्यादा चलता है, सेल्स को यू कैन decrease, you can avoid your sales so that your profit will be decreased, your tax payments will be decreased, you can do that. So whether any ऐसा कुछ सेल्स अवॉइड किया है क्या, डिलीट किया है क्या, अननेसेसरी टैक्स रिड्यूस करने के लिए, वो सारी चीज़ आपको चेक करना है। बिल नंबर्स देख के आपको अगर 23rd के बाद 55 आ रहा है, मतलब बीच में कुछ सेल्स जो भी है वो डिलीट हटाया है, वो सारी चीज़ आपको क्वेश्चन करके एस्टेब्लिश करना है जो भी किया है वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं है। देन केयरफुली एग्जामिन द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, मतलब जो भी ईयर एंड में आपको जब ऑडिट कर रहा है उसमें जितना स्टॉक आइटम बचा हुआ है उसका वैल्यूएशन सही से हुआ है या नहीं हुआ है। और पेरिशेबल आइटम्स, जो भी पेरिशेबल आइटम्स उसका वैल्यू क्या होता है, डिग्रेड होते जाता है उसका वैल्यू जो भी है। अगर ज़्यादा पेरिशेबल हो गया, मतलब ज़्यादा पेरिशेबल है तो उसका वैल्यू चेक करना पड़ेगा, अगर इस डेट में उसका स्टॉक में कंसिडर कर सकते हैं या नहीं, नहीं तो उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा लॉस है तो। एंड फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ जो भी एसेट्स, चेयर्स, फर्नीचर, टेबल एंड आल्सो कुकिंग मशीनरी जो भी है उसको रेगुलर इंटरवल्स में वेरिफिकेशन करना पड़ेगा और डिप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ेगा। जो ये नया एसेट है तो जिस डेट से कैपिटल है उस डेट से ही डिप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए, वो सारा चीज़ आपको चेक करना पड़ेगा। एंड जो भी इन्वेस्टमेंट्स किया है वो इन्वेस्टमेंट्स को आपको इनकम, मतलब इन्वेस्टमेंट्स को ऑथराइजेशन चेक करना किसके पास है, इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या हुआ है ईयर एंड में, इनकम एक्रूड इनकम रिसीव अकाउंटिंग हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी इनकम रिसीव एक्रूड लास्ट ईयर में बुक किया है वो इस साल में रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, वो ज़्यादा चीज़ चेक करना है। चेक फॉर एडिक्वेसी ऑफ डिप्रिसिएशन एंड अकाउंटिंग, चेक फॉर लिस्ट ऑफ लाइबिलिटीज़, क्या क्या लाइबिलिटीज़ होता है, मतलब अगर कोई परचेजेस कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल नॉर्मल पेमेंट्स होता है, कोई मेजरली परचेज ऑर्डर्स आपका आइटम्स, कुकिंग आइटम्स और इन्वेस्टमेंट्स पर फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेंट्री खरीदने के लिए, जो भी मतलब स्टॉक आइटम्स, कुकिंग का स्टॉक आइटम्स खरीदने के लिए आपको लोन मतलब क्रेडिट बेसिस में खरीद सकते हो, वो सारा लाइबिलिटी सही से वैल्यू हुआ है या नहीं हुआ है ईयर एंड में एक बार चेक कर लेना, वो सारा रेस्टोरेंट का ऑडिट में आता है। ओके, देन ट्रैवल एंड टूरिज्म, नॉर्मली ट्रैवल एंड टूरिज्म में आपका पास मान लो एक टूरिस्ट ट्रैवल एक सेंटर मतलब आप रन कर रहे हैं, अब क्या आपका इनकम मेजरली क्या होते हैं, बुकिंग में कमीशन आता है, मेजरली आपका बुकिंग में कमीशन आता है। अगर नहीं है तो कोई कस्टमर को अदर सर्विसेज या पासपोर्ट को हेल्प करना, मदद करना पासपोर्ट बनाने के लिए, वो सारा सर्विसेज में सर्विस चार्ज आता है, वो सारा चीज़ आपको चेक करना है। वेरीफाई कलेक्शंस फ्रॉम बुकिंग, वो आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक होता है कि जो भी कलेक्शंस आप किया है आपने, जो सर्विसेज मेन सर्विसर है, मेन सर्विस जो दे रहा है उसको पे करना पड़ेगा, आपको सिर्फ कमीशन ही आता है। सो अगर मान लो क्या है, अगर मान लो 100 रुपीज़ का आपको बुकिंग हुआ है एंड 10 रुपीज़ आपका कमीशन है, यू आर रिसीविंग 110, यू नीड टू पे दिस टू द सर्विस प्रोवाइडर, ओरिजिनल सर्विस प्रोवाइडर जो है उसको 100 रुपीज़ जाना है, आपको इनकम में आएगा 10 रुपीज़, मतलब you will receive 110 and you will pay 100 to net, your gross profit will be 10। इसके बाद क्या होगा, आपका अलग अलग एक्सपेंस आएगा, वो उससे डिडक्ट होगा आपका कमीशन से। ओके, अब इसमें देखिए, सो वेदर कलेक्शन फ्रॉम द कस्टमर्स हैव बीन बेस्ड ऑन देयर बुकिंग डिटेल्स, जो बुकिंग्स आपका एंड से आपका लॉगिन से हुआ है उसका अमाउंट्स रिसीव हुआ है, काउंटर फाइल ऑफ रिसीप्ट्स एंड determine arrears if any and whether proper efficient efforts have been taken to recover the amounts, उसको मेल भेजने या कुछ और करना, वो सारा देखना पड़ेगा। देन डिटरमाइन आउट ऑफ कमीशन फ्रॉम वेरियस कंपनीज एंड ट्रू पार्टनर, जितना कमीशन आपको आना है वो उतना अप्रोप्रिएटली कैलकुलेट करके इनकम बुक हुआ या नहीं हुआ है, वो सारा चीज़ चेक करना है। देन पेमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ टूर बुकिंग्स डिवाइडेड इनटू एयर, ट्रैवल, रायल, रोड, मतलब जो भी आपका क्लासिफिकेशन उस हिसाब से होना चाहिए, एयर में कितना, एयर बुकिंग्स कितना हुआ है, ट्रैवल बुकिंग्स कितना हुआ है, उस हिसाब से आपको
पेमेंट्स डिवाइड होना चाहिए, एयर का कितना जाना है उतना गया है नहीं है, रेल का बुकिंग्स, बस बुकिंग, सी रोड, वो सारा, एंड होटल अकोमोडेशंस भी। वॉच द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बुकिंग्स, मतलब कैंसिलेशन ऑफ बुकिंग्स, कैंसिलेशन का बुकिंग केस में कैसे, मतलब आपको पेमेंट रिड्यूस करके पे करना है, जितना कैंसिल हुआ है वो कस्टमर को जाएगा, वो कैसे अकाउंट कर रहा है, वो सही से अकाउंटिंग हो रहा है या नहीं, जितना कैंसिल हुआ है आपका कमीशन भी मेरे हिसाब से कैंसिल होगा, सो उतना अमाउंट रिड्यूस करके वो सर्विस प्रोवाइडर को नहीं जाना है, कस्टमर को जाना है, वो रिफंड सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। चेक द डिस्काउंट्स विथ इंडिविजुअल कस्टमर्स, अगर कोई डिस्काउंट्स दे रहा है तो whether it is approved by competent authority or not. All the overhead expenses normally क्या होता है, electricity, internet charges and rent for your establishment, वो सारा चीज़ आपको देखना है as per the agreements, as per the bills, आपको sample basis में चेक कर सकते हैं। Verify salary paid to permanent staff based on the payroll, और कोई वर्कर्स है आपके पास वो स्टाफ का, नहीं तो आप इंसेंटिव्स के बेसिस में काम कर रहे हैं, कोई 2-3 लोग इंसेंटिव बेसिस में आपका टिकट्स सेल करने में मदद कर रहा है, मतलब ज़्यादा टिकट्स, उसका इंसेंटिव्स है, कैसे पे कर रहा है, डिटरमाइन करके पेमेंट कैसे कर रहा है, वो सारा चीज़ चेक करना है, इंसेंटिव्स का क्राइटेरिया क्या है पे करना है, उस हिसाब से पेमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। चेक फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो भी फिक्स्ड एसेट्स, लैपटॉप्स और सारा जो भी है उसका इन्वेस्टमेंट जो भी है उसका एसेट्स को फिजिकल वेरीफाई करना है, और डिप्रिसिएशन प्रॉपरली कैलकुलेट हो गए, चार्ज हो रहा है या नहीं वो चेक करना है। चेक द लिस्ट ऑफ लाइबिलिटीज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब जो भी आपका टूरिस्ट सर्विस प्रोवाइडर से आपको ये कॉन्ट्रैक्ट्स होगा ना, उस हिसाब से आपको कॉन्ट्रैक्ट्स देख के जितना पेंडिंग लाइबिलिटीज है वो अप्रोप्रिएटली वैल्यू हर के डिस्क्लोज किया या नहीं किया है वो दिखाना पड़ेगा। होटल्स एंड गेस्ट हाउस, इसमें क्या होगा, होटल्स एंड गेस्ट हाउस में नॉर्मली रूम रेंट, आपको मेजर इनकम क्या होता है, रूम रेंट होता है होटल्स एंड गेस्ट हाउस में, रूम, बेड ऑक्यूपेंसी, सिंगल ऑक्यूपेंसी, ड्यूअल ऑक्यूपेंसी, सूट रूम, उस बेसिस में आपको चार्ज होगा। सो जितना ऑक्यूपेंसी उन्होंने डिस्क्लोज किया है, मतलब डेली बेसिस में आज ऑक्यूपेंसी मतलब 10 रूम्स ऑक्यूपाई किया है, सिंगल ऑक्यूपेंसी 5 रूम्स, उस हिसाब से आपको रूम रेंट कितना है वो मल्टीप्लाई करने से उतना सेल अमाउंट आपको बैंक अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, उस हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा। वॉच द कलेक्शंस ऑफ बेस्ड ऑन चेक इन एंड चेकआउट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर, अब पहले उस दिन का कितना चेक मतलब बुकिंग हुआ है, जितना ऑक्यूपेंसी हुआ है उस हिसाब से आपको चेक इन एंड चेकआउट रजिस्टर में चेक करके देन यू कैन डिटरमाइन द 1 डे के लिए या सैम्पल बेस में 2-3 डेज, एक महीने में सेलेक्ट करके 12 दिन या 36 डेज, ऐसे एक कैलकुलेशन आप देख के सैम्पल बेसिस में सही से चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर उस रेट कोटेड रेट से कम चार्ज कर रहे हैं, डिस्काउंट का प्रॉपर ऑथराइजेशन है या नहीं है, वो सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा। वेरीफाई वेदर रेंट रिसिप्ट्स एंड डे ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट्स, आस्क फॉर प्रॉपर क्वालिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल रेंट चार्ज फ्रॉम एनी बॉर्डर, मतलब डिस्काउंट आपको 5% दे सकते हैं, उसकी ज़्यादा दिया है उसके लिए आपको एप्लीकेशन दे, मतलब एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं। बी केयरफुल व्हाइल वेरीफाइंग एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रूम रेंट और कैंसिलेशन, मतलब कोई रूम रेंट आपको आया नहीं है अभी तक, अगर नहीं है तो कोई कैंसिल हुआ है तो उसको रिफंड करना पड़ेगा आपको, एडवांस बुकिंग है तो वो सारा चीज़ कैसे कर रहा है, वो ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएटली हो रहा है नहीं, मतलब एडजस्टमेंट होता है ना इनटू प्लस माइनस करते समय, वो सारा चीज़ देखना पड़ेगा। अगर कोई रूम रेंट बहुत टाइम से अनरियलाइज हो रहा है तो उसको प्रोविजन लेना है, वो उसे लॉस बुक करना है, वो सारा चीज़ चेक करना पड़ेगा। वो कलेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ स्पेशल इवेंट्स, मतलब आपका कोई स्पेशल इवेंट्स में होटल बुक किया है, वेडिंग्स या वेडिंग सेरेमनी में, उस केसेस में रिसिप्ट्स जो भी है, जितना रूम्स की बुक किया है, जितना डिस्काउंट अवेल किया है उन लोग, वो सारा चीज़ चेक करके प्रॉपर रिसिप्ट्स है वो काउंटर फाइल ऑफ द रिसिप्ट्स इन कैश बुक एंट्रीज, अकाउंटिंग इन कैश बुक, वो सारा चीज़ चेक करना। रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड रिसिप्ट ऑफ कैश, वो दोनों चीज़ चेक करना है। देन इनकम फ्रॉम बार कैसिनो, मतलब होटल में क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिल सकता है, बार कैसिनो मतलब प्लेइंग के लिए जो भी चीज़ हो सकता है वो भी, और एसोसिएटेड विथ होटल जो भी शॉप्स है ना एसोसिएटेड विथ होटल, आपको शॉप फ्लोर में नीचे एक रूम बना के वो होटल शॉप को रेंट दिया है, वो रूम शॉप रेंट चेक करना पड़ेगा, वो द रेंट फ्रॉम द शॉप एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, जितना रेंटल एग्रीमेंट है उस हिसाब से रेंट रिसीव हो रहा है या नहीं,
वॉच द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू परचेज ऑफ फूड मटेरियल्स। होटल में भी आपको विथ रेस्टोरेंट होता है कुछ होटल्स, उसमें देखना पड़ेगा परचेज ऑफ फूड आइटम्स, मतलब आपको सर्विस देने के लिए पहले आपके पास रहना चाहिए, मतलब इंक्लूडिंग रेस्टोरेंट का टाइप, वो सारा परचेज एज पर परचेज ऑर्डर्स है या नहीं, उसका पेमेंट कैसे जा रहा है, कितना टीडीएस एप्लीकेबल है तो टीडीएस काट रहा है या नहीं काट रहा है, पेरोल फ्रॉम सैलरी, अगर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज है तो उसका पेमेंट कैसे जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स कैसे हैं, अगर 1 लाख में ज़्यादा हो रहा है तो उसका टीडीएस काट रहा है या नहीं काट रहा है, वो सारा चीज़ देखना पड़ेगा। ऑल ओवरहेड एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, टेलीफोन, जो भी छोटा छोटा बिल्स है मेंटेनेंस के लिए, बिल्डिंग मेंटेनेंस या रूम मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस होता है आपको, वो सारा चीज़ का मतलब अप्रूवल अथॉरिटी किसके पास है, अकाउंटिंग अथॉरिटी कौन है, वो सारा आपको चेक करना पड़ेगा। केयरफुली एग्जामिन वेदर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, आपको मेजरली क्या स्टॉक हो सकता है, इधर एक फूड आइटम्स का स्टॉक होता है और सोप शैम्पूस, वो सारा चीज़ का स्टॉक हो सकता है, वो प्रॉपरली मेंटेन है या नहीं है। एंड इफ एनी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए पहले ही आप कुछ रखा है, मतलब फैन रिपेयर्स या कुछ, मतलब सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो भी मटेरियल्स आपको यूज़ होगा उसका स्टॉक प्रॉपरली मेंटेन कर रहा है या नहीं, वो फिजिकली वेरीफाई करके यू नीड टू प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन, एंड यू नीड टू satisfy yourself that the existence of stock present in the balance sheet date, and conduct the physical verification of fixed assets and investments based on fixed asset register. You need to identify the fixed assets and also verify whether depreciation is properly charged and accounted in the financial statement. And also you have to obtain the list of all pending liabilities payments, and based on the contracts you need to determine if any no unrecorded liability is there. if any contract अगर आपका बिल्डिंग जो आपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं वो रेंट पर लिया है, उसका एरियर्स ऑफ रेंट, मतलब प्रोविजनल रेंट जो भी बुक करना है 31 मार्च, वो बुक हुआ या नहीं हुआ है, वो 12 मंथ्स के लिए पीरियोडिकल रेंट चार्ज हुआ या नहीं हुआ है, वो चेक करना पड़ेगा। ये सारा चीज़ें आप एक बार सारा देख लीजिए, फिर हम कंटिन्यू करें ऑडिट ऑफ बैंक्स। इससे लास्ट क्लास कल हमारा लास्ट क्लास होगा, सिलेबस पूरा कंप्लीट हो रहा है, सो आप स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, आप अपना एंड से एफर्ट्स डालने वाला टाइम आ गया है। अब पहले कॉन्सेंट्रेट आप कंपनीज एक्ट का चैप्टर 7 है ना, सॉरी चैप्टर 8 है, उसमें कर दीजिए, आई थिंक चैप्टर 7 उसमें कर दीजिए आपका, क्योंकि उसमें 30% ऑफ योर सिलेबस विल बी कवर्ड। सो जो भी उसका जो चैप्टर बड़ा है पहले छोटा छोटा चैप्टर कवर करके बड़ा चैप्टर में आप कंसंट्रेशन कर दीजिए, ताकि पहले अगर 30% ऑफ योर सिलेबस इज कवर्ड देन यू कैन गो फॉर दिस 20% चैप्टर्स, so your 60% marks will be covered with less time, and try to read with when you are effective, then only you will get over auditing. If you are feeling less interested, then don't take auditing book, because it again will downgrade you. So first when you are feeling more interested, then you pick the auditing and try to start. At least if you start sitting, you sit for complete till the completion of the chapter, you don't leave it in middle. सो समटाइम्स क्या होता है, एक चैप्टर छोटा टॉपिक छोड़ दिया, उसके बाद नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेगा वो टॉपिक पकड़ेगा नहीं, नेक्स्ट टाइम वो नया चैप्टर से स्टार्ट करने का ये हैबिट होता है, इसकी वजह से आपका बिट्स भी मिस होने का चांसेस होता है। सो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो ऊपर ऊपर पढ़ के उसको पहले स्टार्ट कर दीजिए, कि स्लोली फर्स्ट प्लेन रीडिंग से स्टार्ट कर दीजिए एक बार, मतलब एक अच्छे माइंड से क्या पढ़ रहा है वो ट्राई कर दीजिए। यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट यू कैन आंसर द बिट्स फ्रॉम, पहले बिट्स आंसर कर सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो 180 डेज टाइम लिमिट है, अपॉइंट है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ऐसे आपको क्या है कि उसका एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए पहले बार में, आपको रट के पढ़ने की जरूरत नहीं होती, पहले आप समझ के रखिए ताकि आप एटलीस्ट बिट्स में पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हैं। सो
टोटल सिलेबस एक बार प्लेन रीडिंग में जाइए, बट विथ प्योर अंडरस्टैंडिंग, पूरा अंडरस्टैंड करके आपको कवर कर दीजिए। सिर्फ बाद में आपको जो भी इम्पोर्टेंट लग रहा है, आपको जब पढ़ते समय ये कॉन्सेप्ट है वो हाईलाइट करते जाइए। जब बाद में रिवाइज करेगा ना, वो पॉइंट्स ही सिर्फ रिवाइज करते जाइएगा, तो आपको आसान हो जाएगा। एग्जाम के पहले दिन आपको टाइम भी सेव होगा, हाईलाइट करने की वजह से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको कंसंट्रेशन मिल जाएगा, बिट्स मिस होने का चांसेस कम रहेगा। जो भी बिट्स पूछने का चांसेस ज़्यादा रहता है ना, वो हाईलाइट करते जाएगा ताकि आपको मिस होने का चांसेस कम रहेगा। एक हाईलाइटर प्रिपरेशन का टाइम में ज़रूरी है, वो मेंटेन कर दीजिए। और बैंकिंग में क्या मेजर सोर्सेस ऑफ इनकम होता है, एक्सपेंस होता है। सो एक बार बैंक्स क्या करते हैं, इट विल सो पहले इट विल एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। जो भी है वो या इधर फिक्स्ड डिपॉजिट्स होगा या सेविंग्स डिपॉजिट्स होगा, सेविंग्स या फिक्स्ड। ओके, उससे क्या होता है, इसका फंडिंग मिल गया। जब लोन्स देगा, एक बिजनेस है लोन से इंटरेस्ट कमाता है, इंटरेस्ट। और क्या करता है, गारंटीज। अगर कोई फॉरेन से इंपोर्ट कर रहा है तो उसको लेटर ऑफ क्रेडिट देता है ना। गारंटी से क्या मिलेगा, कमीशन, बैंक्स को कमीशन चार्ज होगा। और हाँ, लॉकर फैसिलिटी इनकम, और फॉरेन एक्सचेंज। पेमेंट करना है तो फॉरेन करेंसी में आपको बैंक के पास ही जाना है। कोई फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज करना है तभी भी आपको फॉरेन बैंक के पास। इधर भी आपको क्या चार्ज होगा, कमीशन चार्ज होगा, बैंक का मार्जिन। और क्या, इंश्योरेंस, कभी कभी लोन्स, लोन्स में सारा लोन्स कवर हो गया, एजुकेशनल लोन्स, लॉकर फैसिलिटीज, गारंटीज। और क्या, हाँ, इंश्योरेंस भी देते हैं। इट्स नॉट मेजर होगा, जो इसका एसेट्स के रिलेटेड होगा वो कवर करता है इंश्योरेंस मेजरली। ओके, मेजरली वी हैव कवर्ड ऑल द मेजर डिटेल्स। अभी कंट्रोल्स क्या होना चाहिए, मतलब एक आदमी पर पहले आपको प्योर फैसिलिटी फॉर फंड ट्रांसफर, एक बैंक अकाउंट से और एक बैंक अकाउंट को ट्रांसफर करने का फैसिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी बैंक्स दे रहा है। एक फैसिलिटी फॉर ट्रांसफर ऑफ फंड्स। सो ये फैसिलिटी में भी कंट्रोल कैसे कर रहा है, ट्रांजैक्शन फ्लो को कंट्रोल कैसे कर रहा है, सही बैंक अकाउंट में आपका पैसा जो भी जाना है वो जा रहा है या नहीं जा रहा है, वो इंश्योर करना पड़ेगा। एज एन ऑडिटर, एज ए बैंकिंग सिस्टम, वो फ्लो एक बार चेक करके इंश्योर करना पड़ेगा। एंड दो ऑडिटर होता है, एक सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर बोलते हैं। सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर मतलब ये हेड ऑफिस में ऑडिट करता है। एंड जो भी ब्रांचेस होता है ना, आपके पास ब्रांच होता है ना, बैंक, एसबीआई बैंक, जो भी ब्रांचेस का बैंक होता है ना, वो ब्रांच ऑडिटर करता है। ब्रांच ऑडिटर, दो ब्रांच ऑडिटर जब ऑडिट करता है, उसका रिटर्न्स किसको भेजना है, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर को भेजना है। उस हिसाब से वो उसका ऑडिट रिपोर्ट ड्राफ्ट करके भेज देते हैं। और क्या क्या, अगर आरबीआई से रेगुलेटेड बैंक है तो उसको क्या एलएफएआर फिल करना है, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। एलएफएआर में डिफरेंट क्वेश्चंस होता है, उस क्वेश्चन को आंसर करना है। अगर कोई आपको नोटिस में आ गया, कोई एनपीए क्लासिफिकेशन, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का क्लासिफिकेशन आपके पास कुछ मिला है क्या, वो सारा चीज़ आपको चेक करना पड़ेगा। सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग एक बार क्या है वो चेक कर लेते हैं। Banking industry, normally it will come under the leadership of RBI. Different banking institutions have been competitive and regulatory framework, Basel 3 framework, सारा कुछ कुछ नॉर्म्स है। Basel 3 framework में आपका लिक्विडिटी रेशियो इतना मेंटेन करना है, वो नेट ओन फंड्स टू कैपिटल रेशियो इतना मेंटेन करना है, वो सारा चीज़। कमर्शियल बैंक्स, बैंक्स किस तरफ में, ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कमर्शियल बैंक्स, किस किस तरफ बैंक्स होता है,
कमर्शियल, रीजनल, रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। इसमें रेगुलेशंस क्या होते हैं, मतलब बैंकिंग में पहले आपको बोल सकते हैं आरबीआई का रेगुलेशंस होता है। और अगर कंपनीज के मतलब अंडर कंपनीज के थ्रू एस्टेब्लिश हुआ है तो कंपनीज एक्ट का रेगुलेशंस आता है। और क्या होता है, स्टेट बैंक ऑफ मतलब स्टेट बैंक इज एस्टेब्लिश्ड अंडर ए स्पेशल एक्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। सो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट का, स्टेट बैंक जो भी अंडर काम कर रहा है वो सारा चीज़ को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट से रेगुलेट होगा। रीजनल रूरल बैंक को रीजनल रूरल बैंक एक्ट से रेगुलेट होगा। एंड ये सारा चीज़ क्या कर रहा है, मतलब बैंक क्या करेगा, आपका बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, आपका बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, आपका आधार आइडेंटिफिकेशन स्टोर करेगा। सो इट विल बी अंडर Information and Technology Act. It should be comply with the regulations of Information and Technology Act and Prevention of Money Laundering Act. जो भी बैंक के थ्रू पैसा लॉन्ड्री कर रहा मतलब भेज रहा है तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इसके अकाउंट में इतना कैपेसिटी नहीं है, 10 साल से इसके अकाउंट इतना ट्रांजेक्शन हो रहा है नहीं, अभी अचानक से 10 करोड़ का ट्रांजेक्शन कर रहा है तो इट माइट बी मनी लॉन्ड्रिंग। यू नीड टू आस्क फॉर प्रूफ्स एंड यू हैव टू रिपोर्ट टू हायर जो भी करप्शन अथॉरिटीज होता है ना उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा सीबीआई। ये बैंक का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। हाँ, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन और ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स, मतलब ये इसके एक्ट के अंदर आपको जो भी नीचे बैंक्स को एक्वायर करना है, जो भी अंडरटेकिंग्स को एक्वायर करना है, वो प्रोसीजर क्या है, क्या कॉम्प्लायंस क्या है। एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड, आपका क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, सिबिल स्कोर, वो सारा चीज़ आपको मिल जाता है। यू हैव टू कंप्लाई विद द रेगुलेशंस ऑफ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज रेगुलेशन 2005 and payment and settlement. Ultimately you are receiving some payment and you need to pay to some other person, you need to transfer the amount, and how you are doing it. Functioning of the banks in India is governed by RBI 1934. So form and content of the financial statement, एक बैंक किस तरफ से financial statement maintain करना है। As per 29(1)(2) of Banking Regulation Act 1949 deals with the form and content. The provisions are applicable to nationalized banks, State Bank of India, regional rural banks. जो भी बैंक्स कंट्रोल्ड बाय आरबीआई है उसको ये प्रोविजंस applicable होता है। nationalized banks, State Bank of India, regional rural banks. Every banking company is required to prepare balance sheet and profit and loss account as per third schedule of the act. फॉर्म ये के हिसाब से you need it contains the form of balance sheet and फॉर्म बी में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट के हिसाब से आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। आफ्टर गोइंग होम यू कैन सर्च इन द गूगल, मतलब क्या फॉर्मेट में होता है। नॉर्मल बैलेंस शीट कंपनी की बैलेंस शीट में थोड़ा अलग होता है क्योंकि इसका नेचर ऑफ बिजनेस इज गिविंग लोन्स एंड एडवांसेस, गारंटीज, वो सारे चीज़ का अकाउंट करेगा। बैलेंसेस विद अदर बैंक्स, बैलेंसेस विद डिपॉजिट्स, ये सारा इसका एसेट्स होता है, वो सारा चीज़ आप देख सकते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से एवरी बैलेंस शीट banking company should be audited by duly qualified person under law. एक auditor who is duly qualified under the law of the companies under Companies Act. Accordingly, for banking companies, the shareholder is appointed under, if it is a company, then it will be appointed under AGM. Then if it is a nationalized bank, it will be appointed, the auditor will be appointed through board of directors. If it is SBI, then C&AG, as a government company, C&AG will appoint. Mostly मतलब the major stakeholder is government in SBI, then C&AG will appoint. And in case of regional rural bank, concerned authorized official with approval of bank concerned with the approval of central government, ये अपॉइंट करेगा आपको ऑडिटर को। ऑडिटर कौन कौन किस किस केस में, बैंकिंग कंपनी का केस में एजीएम शेयर होल्डर से अपॉइंट करेगा, एसबीआई का केस में C&AG अपॉइंट करेगा, एंड नेशनलाइज्ड बैंक का केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द नेशनलाइज्ड बैंक, and regional rural bank concerned with the approval of concerned bank with the approval of central government appoint करेगा। The remuneration of auditor will be determined as per section 142 of Companies Act in case of RBI in consultation with RBI, applicability of RBI। Companies Act के थ्रू है तो 142 applicable होगा। In case of nationalized bank in consultation with RBI। Audit report मतलब मेजरली क्या चेक करेगा, ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ अफेयर्स ऑफ द बैंक, ये मेजरली है। मतलब आपका जो अफेयर्स हो रहा है वो ट्रांसपेरेंसी, ट्रू एंड फेयर वे में सही से रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है, एक लोन दिया है उसके इंटरेस्ट रिकग्नाइज होना चाहिए, एक लोन दिया है वो बहुत साल से मतलब बहुत महीने से उसका ये नहीं आ रहा है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट, EMI पेमेंट नहीं आ रहा है, वो क्या होना चाहिए,
अगर 180 डेज के ऊपर कोई उसका ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो वो एनपीए के थ्रू क्लासिफाई होना चाहिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट जो भी है वो रिकग्नाइज नहीं होना चाहिए। वो सारा प्रोविजन आपको कॉम्प्लायंस को चेक करना है, देन ओनली इट विल बी ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अकाउंटिंग। Explanation and information has been made available to you, and you need to report whether all the information and explanation has been made available to him, whether or all the transactions of the bank have come to his notice, have been within the powers of the bank। मतलब ब्रांच का कुछ लिमिट्स होता है, इतना लिमिट तक ब्रांच ही सैंक्शन करता है, उसके ऊपर रीजनल ऑफिस होता है, वैसे वो चेक करना पड़ेगा वेदर जो भी अमाउंट सैंक्शन किया है वो विद इन द पावर्स ऑफ ब्रांच है या नहीं है। देन वेदर प्रॉपर रिटर्न्स रिसीव्ड फ्रॉम द ऑफिसेस एंड ब्रांचेस हैव बीन फाउंड एडिक्वेट। जो भी अभी बोला है ना सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ब्रांच ऑडिटर क्या करना है, वो सारा रिपोर्ट सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर को भेजना है, वो सारा रिटर्न्स रिसीव हुआ है नहीं हुआ है, एंड फाउंड एडिक्वेट फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, his purpose for considering his audit and to report on those branches whether they are found adequate or not, and any other matter considered should be brought to the notice of any other important matters, if at all it should be brought to the notice of central government, it should be notified to the central government। Audit of banks मोर और लेस द सेम असेसमेंट होगा कंपनीज में, बट कंपनीज एक्ट में क्या होता है कि 143(10) में 143(3) में ड्यूटीज कुछ इंक्वायर करके रिपोर्ट करना पड़ता है, वो सारा चीज़ इंक्लूड होगा नहीं। इधर क्या होगा, अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स है तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को नहीं अप्लीकेबल होता है LFAR में रिपोर्ट करना, बट कोई पब्लिक सेक्टर बैंक्स नेशनलाइज्ड बैंक्स है तो लॉन्ग फॉर्म ऑडिटर रिपोर्ट करना है वेरियस मैटर स्पेसिफाइड बाय RBI। In addition to that, but you need to notify here that क्या नोटिफाई करना है, कैरो जो भी है कैरो रिपोर्ट अप्लीकेबल नहीं होता है बैंकिंग कंपनीज को, ओके ये एक आइडेंटिफाई करना है। बैंक ब्रांचेस एज वेल एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स टू फर्निश वेरियस सर्टिफिकेट। सो एट द एंड क्या करना है, ऑडिट खत्म होने के बाद यू नीड टू एज एन ऑडिटर दे नीड टू सबमिट सर्टेन सर्टिफिकेट्स एज पर RBI, जो भी कॉम्प्लायंस बेसल नॉर्म सर्टिफिकेट है वो सारा सर्टिफिकेट्स आपको देना पड़ता है उस ब्रांच को या सेंट्रल स्टैट्यूटरी होल बैंक को, वो सारा चीज़ चेक करना पड़ेगा। वेरियस मैटर इन एडिशन टू द रिपोर्ट्स ऑडिटर ऑफ द बैंक ब्रांचेस एज वेल एज सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैव टू फर्निश इश्यू ऑफ वेरियस सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड बाय RBI and other regulations। You need to, as an auditor, you need to provide certain certificates also। Then ऑडिटिंग एस्पेक्ट्स, मतलब अभी ऑडिटिंग में आ गया, अभी यू आर गेटिंग थ्रू द बेसिक ऑफ व्हाट ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट एंड व्हाट आर द डिफरेंट रेगुलेशंस एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनीज। ऑडिट में क्या चेक करेगा, पहले ऑडिट का फॉर्म क्या है, पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द एंटिटी, इट्स रेगुलेशंस, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, एंड देन ऑडिट क्या रिस्क होता है, रिस्क असेसमेंट, देन इंटरनल कंट्रोल फंक्शनिंग, यू नीड टू डिटरमाइन मटेरियलिटी, यू नीड टू प्लान फॉर ऑडिट, देन you need to understand relevant regulations, Basel III framework आपको understand करना पड़ेगा, then you have to determine appropriate audit procedures and perform audit procedures। so एक बार चेक कर लीजिए, understand the bank and its environment, obtain understanding of the bank and control environment to identify and assess the risk and develop an audit plan। क्या चेक करेगा, understand accounting process, मतलब बैंक में कैसे accounting हो रहा है, understand the risk management process, बैंक में रिस्क क्या होगा, लोन दिया है वो लोन वापस नहीं आएगा, किसी को गारंटी दिया है वो पेमेंट नहीं किया है तो बैंक करना पड़ेगा, वो सारा रिस्क को कैसे एड्रेस कर रहा है, ऑपरेशनल रिस्क एज वेल एज फाइनेंशियल रिस्क। डेवलप डिटेल्ड ऑडिट प्लान, डिटरमाइन ऑडिट मटेरियलिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसल III फ्रेमवर्क एंड एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ प्रीवियस ऑडिटर। जो भी प्रीवियस ऑडिटर ओपनिंग बैलेंस उसमें ही डिपेंड होगा ना, ओपनिंग बैलेंस वेरिफिकेशन है या एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑफ प्रीवियस ऑडिटर, जितना रिलायंस कर सकता है, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, RBI का रिपोर्ट्स हैं, वो सारा चीज़ जितना एक्सटेंट तक रिलाई कर सकते हैं, यू कैन एस्टैब्लिश फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द कंट्रोल फ्रेमवर्क एंड ऑल ऑथराइजेशंस। सो क्या क्या होता है, एक एक बैलेंस शीट आइटम दे दिया है, एडवांसेस, लो, कैश इन हैंड, बैलेंस विद RBI, बैलेंस विद अदर बैंक, मनी एट कॉल एंड शॉर्टर नोटिस, फिक्स्ड एसेट्स एंड अदर एसेट्स। देन लायबिलिटीज का केस में बोरोइंग्स आएगा, डिपॉजिट्स, कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, बिल्स पेएबल, कंटिजेंट लायबिलिटीज, बिल्स फॉर कलेक्शन एंड ट्रेजरी फंक्शंस। ये सारा चीज़ एक एक करके कैसे ऑडिट करेगा वो देख लेते हैं।
सो एडवांसेस में चेक करना, क्या चाहिए चेक करना है, आपने एडवांस दे रहा है, पहले उसको क्या करेगा नॉर्मली, वो एलिजिबल क्रेडिट असेसमेंट करेगा ना, जिसके पास ऑथराइजेशन है वो लोन अप्रूव करना पड़ेगा, उसका फाइनेंशियल स्टेटस चेक करना, मतलब क्रेडिट असेसमेंट मतलब फाइनेंशियल स्टेटस चेक करना पड़ेगा। देन यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंट्रोल इन प्लेस, अगर कोई सिक्योरिटी लेना है तो उस एसेट से वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। सही है ना, बैंक में क्या मांगते हैं हर समय आपको, हर इतना सारा सिग्नेचर लेता है ना डॉक्यूमेंटेशन, वो डॉक्यूमेंटेशन सही से किया है या नहीं किया है, वो सारा कंट्रोल चेक करना पड़ेगा। एंश्योर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द अकाउंट, स्क्रूटनाइज ओवर ड्यू अकाउंट, आपका लोन्स दिया है वो अगर बहुत टाइम से पेमेंट नहीं हो रहा है तो उसको एनपीए का क्लासिफिकेशन चेक करना पड़ेगा, क्या क्लासिफिकेशन दिया है, वो क्लासिफिकेशन चेंज करना है, वो स्कीम फॉर रिकवरी कितना एफर्ट्स दिया है बैंक ने, वो सारा चीज़ चेक करना पड़ेगा एक बार। देन कैश इन हैंड, कैश इज द मूविंग एसेट, मतलब एक स्टॉक है तो बैंक को कैश वैसे होता है, कोई डिपॉजिट विथड्रॉ करने को आएगा सेविंग्स बैंक अकाउंट में कैश, जो कंट्रोल होना चाहिए पहले, कैश के ऊपर कंट्रोल कैसे रखा है, अप्रोप्रिएट इंटरनल कंट्रोल्स आर इन प्लेस और नॉट। देन कंट्रोल के बाद आपका प्रोसीजर सैम्पल बेसिस में फिजिकल वेरीफाई करेगा, आप जिस डेट में जाओगे उस डेट में फिजिकल बैलेंस कितना है ये निकाल के फिर फिजिकल बैलेंस चेक करना पड़ेगा, जितना उतना बैलेंस है या नहीं है। देन वेदर द ब्रांच एंड इंस्पेक्ट फिजिकल कैश एंड इंश्योर इट टैलीज विद द बैंक कैश बुक, बैंक कैश बुक में जितना है फिजिकल कितना है वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। देन फॉरेन करेंसी, इन केस ऑफ cash in cash equivalent held in foreign currency, then as on the reporting date you need to translate as per the appropriate closing rate, whether proper market rates as on the date of financial statements are prepared, ensure it is properly translated into Indian currency, वो चेक करना पड़ेगा, नहीं तो फंक्शनल करेंसी प्रेजेंटेशन करेंसी। बैलेंस विद आरबीआई, बैलेंस विद आरबीआई मतलब क्या होगा, मतलब एक ये होता है कि कुछ डिपॉजिट आरबीआई के साथ मेंटेन कर ले, लिक्विडिटी रेशियो कुछ अमाउंट होता है वो आरबीआई के पास मेंटेन करना पड़ता है, उतना अमाउंट में आपको इंटरेस्ट कुछ नहीं आता है, उतना उस अमाउंट का आपको क्या कैसे चेक कर सकते हैं आप, उतना अमाउंट अगर बैलेंस शीट में दिखाया है बैलेंस विद आरबीआई 10 करोड़, कैसे वेरीफाई, यू कैन राइट ए लेटर टू आरबीआई वेदर इतना अमाउंट आपके पास हमारा बैंक का अमाउंट अवेलेबल है या नहीं है। You can ensure by obtaining confirmation from RBI, written confirmation, direct external confirmation. The same point, whether the bank confirmation certificates from Reserve Bank of India and reconciliation statement, along with reconciliation statement, so that you can obtain if any discrepancies are there, you need to obtain reconciliation statement also. If there are no discrepancies, it is okay. Okay. Then balances with other banks. Sometimes बैंक क्या करता है, एक ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट के लिए उसका पैसा अलग अलग बैंक के पास भी रखता है, मतलब मेरा बैंक का ट्रांसफर उस बैंक में जाना है, उस बैंक मतलब उस बैंक का कोई अकाउंट होल्डर के पास जाना चाहिए, सेटलमेंट के लिए उस बैंक का पैसा मेरे पास रहता है, मेरा पैसा उस बैंक के पास रहता है, ताकि हमारा दोनों अकाउंट जितना मैं इतना ट्रांसफर किया वो मेरे को ट्रांसफर करेगा, वो दोनों हम सेटल कर सकते हैं, इसकी वजह से वी विल मेंटेन सम बैलेंस विद अदर बैंक्स। इसमें क्या होता है, आपको कोई इंटरेस्ट एक्रू नहीं होता है, सिर्फ यू विल मेंटेन बैलेंस विद दैट बैंक and they will settle based on the balance available. If they are not available, then they will ask for transfer of funds. So inspect the reconciliation statement and ensure that there is no debit or credit interest. आपके पास जो पैसा रहा है उसका क्रेडिट इंटरेस्ट या जिसके जो पैसा उसके पास है उसके क्रेडिट इंटरेस्ट हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट, वो एक्चुअली एक्रू नहीं होता, इस इज फॉर ऑपरेशनल पर्पस, केप्ट फॉर ऑपरेशनल पर्पस। Examine in the revenue account, examine the large transaction in the balances, मतलब कुछ बैलेंस ज़्यादा हो गया बीच में साल में, क्यों हो गया उसका इंक्वायर करके आपको अप्रोप्रिएट रीजन लेना पड़ेगा, आपको खुद सेटिस्फाई करना पड़ेगा टू वेदर दैट इज वो सही है या नहीं है। देन इफ देर आर हेल्ड इन फॉरेन करेंसी, मतलब जो भी ब्रांचेस है वो आउटसाइड इंडिया में भी हेल्ड किया है तो देन अप्रोप्रिएटली कन्वर्टेड इट financial statement preparation date into presentation currency. Money at call and short notice, the name itself money at call, जब आप पैसा मांगेगा तब आ जाएगा आपके पास short notice, it will be called as short term assets, मतलब liquid assets.
If you disclose them as liquid assets, it should be receivable within time. But if any, you need to check that if any money market lending instrument for more than 6 days are not classified as under this head. इस head में अगर कोई भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स विद इन 6 days में अनकैश नहीं होगा, उसको इधर डिस्क्लोज नहीं करना है. अगर कोई डिस्क्लोज हुआ है या नहीं हुआ है वो चेक करके आपको इंश्योर करना पड़ेगा. दे शुड बी डिस्क्लोज्ड एज अंडर डिपॉजिट और एडवांस बेस्ड ऑन देयर नेचर ऑफ लेंडिंग. एंश्योर दैट कॉल लोन इज मेड बाय द बैंक आर नॉट, मतलब बैंक भी कभी कभी कॉल लोन्स दे सकते हैं ना, जो भी डिमांड करेगा तब हमको रिपे करना है, हम रिपे करेगा. वो दोनों चीज अलग अलग बैलेंस शीट में दिखना चाहिए. ये लायबिलिटी साइड रहेगा, ये एसेट साइड रहेगा. वो दोनों नॉक ऑफ नहीं होना चाहिए. वो आपको इंश्योर करना है, वो नेटेड ऑफ नहीं है, वो आपको इंश्योर करना है. देन फिक्स्ड एसेट्स, ही शुड इंश्योर दैट एसेट्स में क्या होना चाहिए, ओनरशिप, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, ओनरशिप राइट्स, वो सारा चीज चेक करना है. यू विल चेक फॉर इनवॉइसेस एंड ओनरशिप डॉक्यूमेंटेशन. You need to check accounting method of bank as appropriate, and ownership document, you will ask for ownership document to establish rights and obligation. Then reference to the schedule of fixed asset to find new assets acquired. मतलब आपको क्या चेक करना है, you will obtain the schedule of fixed assets, then you can understand what are the new assets purchased during the current year, and depreciation should be charged from date of capitalization, date of put to use to the end of the accounting period. In case of sale of fixed assets, you examine the sale date, जिस डेट में सेल हुआ है, जितना डेट तक की डिप्रिसिएशन चार्ज होना है उतना डेट तक की चार्ज हुआ है या नहीं हुआ है वो चेक कर लीजिए. एंड इंश्योर अप्रोप्रिएटनेस बेसिस ऑफ रिवैल्यूएशन, मतलब वो रिवैल्यूएशन अमाउंट जो रिवैल्यूएशन सरप्लस को चार्ज हुआ है उसका बेसिस ठीक है या नहीं है, वो फेयर वैल्यूएशन, फेयर रजिस्टर्ड वैल्यूएशन हुआ या नहीं हुआ है वो चेक करना है. इंश्योर कंप्लायंस विद सेक्शन 9 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. एंड बोरोइंग्स के केस में क्या चेक करना है, आपने बोरो किया है, बोरोइंग्स मतलब यू हैव टेकन ऑन लोन, देन यू नीड टू appropriately disclose as per the borrowings in India and borrowings from RBI, borrowings from outside India, वो proper disclosure होना चाहिए. Then ensure rate of interest is commensurate with duration of borrowings. मतलब बैंक्स के केस में क्या होता है, 6 months के लिए एक इंटरेस्ट रेट होता है, 9 months के लिए एक इंटरेस्ट होता है, 3 months के लिए एक इंटरेस्ट रेट होता है. वो सारा चीज एज पर द ड्यूरेशन ऑफ बोरोइंग उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट आपको चार्ज हुआ है या नहीं हुआ है, एग्री हुआ है या नहीं हुआ है वो चेक करना पड़ेगा. देन वेरीफाई बोरोइंग्स ऑफ कॉल मनी एंड शॉर्ट नोटिस हैव बीन प्रॉपर्ली अवेलेबल. मतलब आप डिमांड लोन्स बोरो कर रहे हैं, मतलब जब डिमांड करेगा तब रिपे करेगा, उसके लिए आपको बैंक में प्रॉपर ऑथराइजेशन होना चाहिए एंड प्रॉपर फंड्स मेंटेनेंस भी देखना पड़ेगा. इसके लिए प्रॉपरली ऑथराइज्ड और नॉट, यू नीड टू चेक दिस 3 पॉइंट्स फॉर बोरोइंग्स और नॉट. और सारा चेकिंग्स होता है, ये मेजर चेकिंग्स है आपको जो दिया है ना, वो मेजर पॉइंट्स पर बैंक ऑडिट. नॉर्मली यू कैन इंक्लूड दैट वाइल कंपनी एक्ट में जो भी बोरोइंग्स का इंटरेस्ट शेड्यूल अपडेट करना, बोरोइंग शेड्यूल अपडेट करना, प्रॉपर जो भी इंटरेस्ट अकाउंटिंग एक्रूड है तो वो इंक्लूडेड हुआ है या नहीं हुआ है, वो सारा चीज यू कैन इंक्लूड हियर आल्सो द पॉइंट्स इफ यू वांट टू इंक्लूड, वो सारा चीज आप इंक्लूड कर सकते हैं. डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स लेता है ना कोई भी डिपॉजिट्स, अगर उसके इंटरेस्ट जो भी एक्रू हुआ है यू नीड टू, अगर पीरियड 1 साल में डिपॉजिट किया बट यू विल पे इंटरेस्ट ओनली ऑन सम जनवरी या मार्च, मार्च नहीं, जनवरी या जून ऐसे पे कर रहे, तो जो मार्च तक जो इंटरेस्ट एक्रू हुआ है वो लायबिलिटी बुक करना पड़ेगा, वो बुक हुआ या नहीं है. डिपॉजिट्स हैज नॉट बीन टेकन अंडर द अदर लायबिलिटीज. अगर डिपॉजिट्स के अंडर आना चाहिए, अदर लायबिलिटीज में अंडर नहीं जाना चाहिए, वो चेक करना है. इंश्योर वेदर विंडो ड्रेसिंग इज नॉट, मतलब विंडो ड्रेसिंग है तो मेकअप नहीं होना चाहिए, जो अंदर बाहर से अच्छे से दिख रहा है बट अंदर पूरा कचरा है वैसा नहीं रहना चाहिए. जो भी बाहर से दिख रहा है ट्रू एंड फेयर या नीटनेस उतना अंदर भी होना चाहिए. जब डिटेल चेकिंग आप करेगा ना तब उतना डिटेलनेस, विंडो ड्रेसिंग नहीं होना चाहिए, मतलब मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए अंदर, पूरा ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रू एंड फेयर होना चाहिए. देन कैपिटल, how you would normally you will take the opening capital, and if there is any increase in capital then you need to obtain from memorandum of association alteration or for increasing all the alterations in authorized share capital, and you need to obtain special resolution from the shareholders whether passed or not, you will check and you will obtain. And for issue of the
increase shares you will obtain prospectus on what basis they have issued, जितना सब्सक्राइब हुआ है, पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, वो सारा चीज़ आपको मिल जाता है उससे. देन गवर्नमेंट नोटिफिकेशन फॉर फ्रेश कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है. मतलब अगर गवर्नमेंट ओरिएंटेड एंटिटी है तो गवर्नमेंट कुछ नोटिफिकेशन दिया है ऐसा फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूज करेगा ऐसा, वो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन को आप वेरीफाई कर सकता है. वो सारा चीज़ है. मतलब गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइज है, बैंक है. तो रिजर्व्स एंड सरप्लस, जितना अमाउंट आपने बैंकिंग कंपनी में चेक कर दिया, ओपनिंग बैलेंस क्या है, एडिशंस ऑफ करंट ईयर में क्या क्या रिजर्व्स एंड डिडक्शंस क्या हुआ है, नया रिजर्व्स क्या क्रिएट हुआ है, एंड देन फॉर अप्रोप्रिएशन फ्रॉम सच अकाउंट एंड डिविडेंड पेड बाय द बैंक. यू विल अप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट पर्पसेस. स्पेशल पर्पसेस क्या होगा, कल ही डिस्कस किया है. डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट होगा, एंड देन आफ्टर द बैलेंस डिविडेंड विल बी पेड फॉर शेयर होल्डर्स. जो जो पैसा लगा हुआ है उसको डिविडेंड अप्रोप्रिएट होता है. देन इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉरेन ब्रांच इंश्योर कॉम्प्लायंस विद फॉरेन लॉस एंड रेगुलेशंस. वो मतलब फॉरेन लॉस में कैसे करना है उस हिसाब से किया है. अगर मान लो फॉरेन लॉ में डिविडेंड पे करना मना मतलब इट इज प्रोहिबिटेड, देन डिविडेंड शुड नॉट बी पेड. यू नीड टू चेक विद द कॉम्प्लायंस विद फॉरेन लॉस एंड रेगुलेशंस. देन बिल्स पेएबल. नॉर्मली बिल्स डिस्काउंटिंग में एक पार्ट, मेजर पार्ट होता है बैंकर, बीच में रहता है. वेंडर और सप्लायर पहले बिल्स लगने के बाद बैंक के पास आ जाता है डिस्काउंटिंग के लिए. सो एक बार आप चेक करना पड़ेगा कैसे उसको. बिल्स पेएबल इज नॉट ओनली बिलोंग्स टू सिर्फ बिल्स पेएबल, यू कैन आल्सो अदर ट्रैवलर चेक्स, मेल ट्रांसफर्स, ड्राफ्ट, डीडी ट्रांसफर्स, मेल ट्रांसफर, चेक्स, सेल चेक्स, वो सारा चीज. पेमेंट्स कैसे करेगा, हाउ विल यू ऑडिट पेमेंट्स. You need to understand the controls first, existence, effectiveness and continuity of your controls. कैसे function कर रहा है internal controls over bills payable, and what are the usually include bills payable में drafts, mail transfer, checks, payments in standard printed form, and drafts, traveler check should be kept. मतलब जो unused drafts होता है ना वो किसके पास रखना चाहिए, जिसके पास कस्टोडियन जो है उसके पास ही रहना चाहिए. सारा जगह पर घूमता नहीं रहना चाहिए. जो भी ऑथराइज्ड सील होगा, सिग्नेचर, वो सारा पूरा घूमता रहना है, एक ऑथराइज्ड पर्सन के पास रहना है. एंड देन द बैंक शुड हैव रिलायबल प्राइवेट कोड अलोंग विद द रिस्पांसिबल ऑफिसर्स. मतलब टेलीग्राम्स को कोडिंग और डिकोडिंग, टेलीग्राम मतलब पैसे मनी ऑर्डर जैसा भेजने के लिए, कोडिंग और डिकोडिंग के लिए सिर्फ बैंक के पास ही एक अलग से कोडिंग सिस्टम होता है. उस हिसाब से कर रहा है नहीं कर रहा है वो आपको चेक करना है. ओनली नोन टू रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स ऑफ द ब्रांच, शुड बी डन ओनली बाय सच ऑफिसर्स. देन सिग्नेचर्स ऑन डिमांड ड्राफ्ट. डीडी में सिग्नेचर्स होता है ना, वी शुड बी वेरीफाइड विद द स्पेसिफाइड सिग्नेचर ऑफ द, जो ऑफिसर डीडी में साइन कर रहा है उसको वो स्पेसिफाइड सिग्नेचर सैंपल बेसिस में चेक करना पड़ेगा. जिसके पास ऑथराइजेशन है वही एक्सेस कर रहा है, वो कंफर्म करने के लिए. जिसके पास ऑथराइजेशन नहीं है वो एक्सेस नहीं करना चाहिए. Then telegraphic transfers and demand rates should be issued by the branch and should be confirmed whether they have received and they have encashed it or not. Advises to the branches concerned. They have to advise to the branches that we have sent a DD like this. Kindly encash the DD and make the payment. On the payment of this instrument, the bank should send debit advice to the originating bank. So next bank जो जब debit करेगा, then it should send a debit advice to the originating branch. Then if paying branch does not receive proper, मतलब जो पे कर रहा है एनकैश करके, अगर वो उसके पास जो इन्फॉर्मेशन नहीं आया है issuing branch से, then it should take necessary steps to ascertain why, in case to ascertain whether the payment should be made or not. In case the instrument is prepared on a security paper draft, it has to be cancelled after the expiry of the period. मतलब डीडी का वैलिडिटी होता है 90 days 30 days, उतना वैलिडिटी के टाइम का अंदर अगर एनकैश नहीं हुआ है तो यू नीड टू कैंसिल द डीडी. वैसे कैंसिल किया है नहीं किया है, अगर कैंसिल करने के बाद वो प्रॉपर कस्टडी में रखना चाहिए, वैसे रखा है नहीं, वो सारा चीज आपको इंश्योर करना है टू इंश्योर दैट द कंट्रोल्स आर फंक्शनिंग प्रॉपर्ली और नॉट. देन कंटिजेंट लायबिलिटीज. नॉर्मली बैंक के पास कंटिजेंट लायबिलिटीज क्यों आता है? कंटिजेंट लायबिलिटी मतलब क्या है? What is a contingent liability? You are unable to determine the liability.
whether it is liable or not as on the current date. It is contingent. Then it will become contingent. Normally बैंक के पास क्या होता है वैसे contingent items गारंटी दिया है, अभी बोला है ना, इंपोर्ट करते समय लेटर ऑफ क्रेडिट देता है इंपोर्टर को, ताकि एक्सपोर्टर इंश्योर कर सकते हैं हमको पेमेंट मिल जाएगा, जब जो गुड्स हम एक्सपोर्ट किया है उसका पेमेंट तो हमको मिल जाए. बैंक विल गिव गारंटी दैट इफ द रिसीवर हैज नॉट पेड आई विल पे यू द दिस अमाउंट, इतना अमाउंट आपको पे करेगा इफ द रिसिपिएंट ऑफ गुड्स हैज डिफॉल्टेड. जब अगर रिसिपिएंट ऑफ गुड्स इज डिफॉल्टेड यू नीड टू चेक एंड अंडरस्टैंड दैट जो भी गारंटीज बैंक ने इश्यू किया है उस गारंटीज अगर ओवर ड्यू हुआ है तो उस गारंटीज को राइट ऑफ करना पड़ेगा. जो भी गारंटीज इश्यू किया है वो वैलिड है तो कोई क्या होता है, एक गुड नोट्स होता है, मतलब कंफर्ट नोट्स, मतलब वो बोल दिया है कि कंफर्ट करने के लिए आपका पैसे का चिंता मत कीजिए, हम पे कर देते हैं, अगर रिसिपिएंट नहीं पे किया है तो हम पे करेगा. वो कंफर्ट नोट्स कुछ इश्यू किया है तो उस हिसाब से आपको लाइबिलिटी बुक करना पड़ेगा, वो सारा चीज़ आपको चेक करना पड़ेगा. कोई कंफर्ट नोट्स इश्यू किया है देन यू कैन डिटरमाइन जितना लाइबिलिटी आपको एक्रू होगा उतना, जितना कंटिजेंट में होगा यू डिटरमाइन बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द ऑडिटर आल्सो. लास्ट टाइम 10 करोड़ का गारंटी इश्यू किया है, इतना गारंटी से कैश हुआ है, सो एक परसेंटेज अराइव करके उतना कंटिजेंट लाइबिलिटी में यू कैन आस्क द बैंक टू रखने के लिए आप बोल सकते हैं. कंटिजेंट लाइबिलिटीज विल बी डिस्क्लोज्ड इन द footnotes of the balance sheet. In respect of contingent liabilities, the auditor is primarily concerned with reasonable assurance of the contingent liabilities identified properly and valued. The contingent liabilities, whether they have been reasonably identified and valued or not. The auditor should generally follow up with audit procedures. The auditor should verify whether there exists a system that non-fund based facilities to the parties are extended only to the regular constant. Non-fund based मतलब कोई security नहीं लिया है, गारंटी इंश्योर किया है, उसको किसको देना है, रेगुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ही देना है. अगर नया कॉन्स्टिट्यूएंट है तो उसको थोड़ा फंड बेस्ड, मतलब उसके पास कोई सिक्योरिटी होना चाहिए, कोई भी एफडी होना चाहिए, तभी वो ये दे सकता है. ascertain whether adequate internal controls for contingent liabilities, for issuing contingent liabilities, for accounting and for cancellation of contingent liabilities, वो सारा के लिए आपके पास proper internal controls हुआ या नहीं हुआ है. It should be executed only by the authorized person to do so in accordance with the laid down procedures. The auditor should examine whether in case of LCs, import of goods, overseas payment is made on the basis of shipping documents and after ensuring that the said documents is, मतलब LC का केस में क्या करना है, पहले shipping of documents ship करना है, then you will make the payment, ask the recipient to make the payment, then only the goods are eligible, then you will release the documents to the recipient of goods so that he can go to customs authority and clear the documents. So इस बेसिस में एक कंट्रोल हो सकता है कि आपका ऊपर लायबिलिटी नहीं आएगा. So डॉक्यूमेंट्स आपके पास आएगा, you will ask the customer to deposit the amount, you will make the payment to the concerned exporter, then he will send the goods, you will release the documents to the recipient, he will go to custom authorities and clear the goods. He should ascertain that whether accounting system or the banks provides for maintenance of adequate records for recording such obligation. मतलब वैल्यू करने के लिए, आपको रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए, सारा डिटेल्स आपको मिलने के लिए जो भी बैंकिंग सिस्टम है वो मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, सारा डिटेल्स वो चेक करना पड़ेगा. He must perform substantive audit test. Substantive audit procedures में इंस्पेक्शन, रिकैलकुलेशन, इंक्वायरी, वो सारा चीज़ आ जाता है. सब्सटैंटिव टेस्ट, वैल्यू वॉचिंग, वेरिफिकेशन भी आ जाता है. एनालिटिकल प्रोसीजर, परफॉर्मेंस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, वेदर टू इंश्योर दैट द कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्डेड ऑब्लिगेशन, जो भी ऑब्लिगेशन रिकॉर्ड हुआ है ना उसका कंप्लीटनेस चेक करने के लिए, एंड इंक्लूड कंफर्मेशन प्रोसीजर्स एज वेल एज टू आइडेंटिफाई द रिलेवेंट रिकॉर्ड्स इन अप्रोप्रिएट केसेस. यू विल आइडेंटिफाई कंफर्मेशन, अगर इश्यू हुआ है या नहीं हुआ है, यू नीड टू एस्टैब्लिश करने के लिए यू कैन use confirmation procedures. You should review the reasonableness of year-end amount of contingent liabilities in the light of year-end में जितना amount लेना है उसके लिए you will need to contingent liabilities in the light of previous experience and knowledge. You will use your previous experience और knowledge, जितना last time जितना liability लिया है, जिस basis में लिया है, अभी
उस बेसिस में जितना हो सकता है वो आपकी एनालिटिक्स परफॉर्म करके चेक कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन यूज कंफर्ट लेटर्स इश्यूड बाय द बैंक। आप चिंता मत कीजिए, हम आपको पे करेगा। वो कंफर्ट लेटर जो भी इशू हुआ है, जितना अमाउंट के लिए इशू हुआ है, वो आपको कंसिडर करके आपको कंसिडर कंटिजेंट लायबिलिटी में इंक्लूड करना पड़ेगा। मतलब वो लायबिलिटी हुआ है कंटिजेंट लायबिलिटी में रखना है वो अमाउंट डिटरमाइन करने के लिए। अगर कंफर्ट लेस इशू किया है तो वो ऑलरेडी आपका लायबिलिटी हुआ है, अभी तक वो कंटिजेंट लायबिलिटी नहीं है। वो सारा कैलकुलेशन चेक करने है वो एक्चुअल लायबिलिटी है या कंटिजेंट लायबिलिटी है, वो चेक करने के लिए। एंड बिल्स फॉर कलेक्शन, बिल्स फॉर कलेक्शन में क्या चेक करेगा, आपके पास एक अभी बोला है ना बिल्स पेबल में आप भेजेगा, वो एनकैश करेगा बिल्स पे। सो आपके पास आया है, आप एनकैश करेगा, अभी आप ही भेज रहे हैं खुद एनकैश करने के लिए। देन द ऑडिटर शुड वेदर बिल्स ड्रॉन ऑन अदर ब्रांचेस आर नॉट इंक्लूडेड। आपका ब्रांच के ऊपर ही ड्रा किया है, आपका ब्रांच आपका अलग ब्रांच के ऊपर ड्रा किया है, मतलब सेम recipient and bills payable and bills receivable are in the same bank means in consolidated basis एक ब्रांच है। मतलब आप ये मान लीजिए ब्रांच 1 ब्रांच 2 है। ब्रांच 1 क्या किया, बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया, ये बिल्स पर बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन। सो ओवरऑल में ये एक ही बैंक है, इसके लायबिलिटी में बिल्स पेबल होगा, कंसोलिडेटेड बैंक में बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन होगा। इसकी वजह से क्या बोल रहे हैं, दो शुड नॉट बी इंक्लूडेड, दे शुड बी नेटेड ऑफ। ये हमारा बैंक का ही है बट ब्रांचेस अलग अलग है। सो व्हेन यू सी ऑन द कंसोलिडेटेड बेसिस दे शुड नॉट बी इंक्लूडेड, वही बोल रहे हैं। व्हेन देयर आर bills drawn on other branches of the same bank should not be included in bills for collection. And inward bills, in case of bills लास्ट डे में आ रहा है वो नेक्स्ट डे में कलेक्शन में जाएगा, मतलब क्लोजिंग डे नेक्स्ट डे में। ऑडिटर कैन नॉट इंस्पेक्ट द लास्ट डे में जितना बिल्स आया है वो एनकैश करने के लिए नेक्स्ट डे जाएगा। यू कैन नॉट इंस्पेक्ट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यू कैन ओनली सी द रजिस्टर। रजिस्टर से आपको अपडेट करेगा जितना कलेक्शन के लिए आया है उतना कलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि कलेक्शन के लिए जो पेइंग बैंक है उसके पास भेज देता है। And then the bank deposits dispatches the outward bills for collection soon after they are received. Therefore, they are not likely to be in hand on the date of balance sheet date. The auditor may verify them with the reference to the register maintained. And the auditor should also examine the collections made. Subsequent period में जितना amount collect हुआ है उससे आपको एक verification करना है कि whether on the date of balance sheet date further evidence to obtain, मतलब उस डेट में वो बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन है या नहीं है वो इंश्योर करने के लिए वो बाद में रिसीप्ट होता है ना, उससे आप वेरीफाई कर सकता है। एंड इन रिगार्ड टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन द ऑडिटर शुड एग्जामिन द प्रोसीजर हाउ दे आर क्रेडिटिंग टू द कंसर्न्ड पार्टी फॉर whom on behalf of whom the bill has been sent for collection। वो करेक्ट ओनर को ही क्रेडिट होना चाहिए, करेक्ट पर्सन को ही क्रेडिट होना चाहिए। हाउ द बैंक इज इंश्योरिंग द क्रेडिट ऑफ द अमाउंट, द प्रोसीजर शुड usually such that the customer account is credited only after the bill has been actually collected from the dry। मतलब बिल कलेक्ट होने के पहले तो क्रेडिट नहीं होना चाहिए, बिल कलेक्ट होने के बाद ही उस अमाउंट जो भी एक्चुअल ओनर है मतलब बिल सेंट फॉर कलेक्शन है उसको क्रेडिट डिपॉजिट उसको क्रेडिट होना चाहिए। एंड द प्रोसीजर शुड बी इन द नेचर ऑफ ऑब्लिगेशंस ऑफ द बैंक इन रेस्पेक्ट टू, मतलब बीच में जो बैंक आ रहा है ना उसका ऑब्लिगेशन को appropriate reflection in books of accounts है या नहीं है वो चेक करना पड़ेगा आपको। देन ट्रेजरी ऑपरेशंस, नॉर्मली ट्रेजरी मतलब इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन, ट्रेडिंग या स्टॉक ट्रेडिंग या डेरिवेटिव्स फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग, वो सारा चीज यू कैन परचेज शॉर्ट कॉल पुट कॉल शॉर्ट कॉल मनी, वो सारा चीज आ जाता है। सो ये इनोवेटिव प्रोडक्ट्स क्या कर रहा है, बैंक्स के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी खोल रहा है कि प्रॉफिट बनाने के लिए ट्रेडिंग करके earnings to increase the earnings of the bank, but they are also introducing novel and unfamiliar risks and they should be identified and managed। आपका क्या होना चाहिए रिस्क मैनेज। आप कल या लास्ट ईयर में शायद एक बैंक का इशू आया है, उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो अप्रोप्रिएटली रिस्क का प्रोविजन नहीं लिया है। एक बैंक का ये नाम भूल गया मैंने, उसका फॉरेन एक्सचेंज में एक्चुअली लूप होल है, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको,
डिस्क्लोजर सही नहीं है, मतलब उन लोग एक्चुअली उसका लॉस जो हो रहा है ना उसको प्रोविजन लेना है, बट उनका जो मनी मैनेजर होता है ना वो सही से उसको इंटीमेट नहीं किया है, इसलिए इन लोग प्रोविजन नहीं लिया है। प्रोविजन नहीं लेने की वजह से जब ऑडिटर्स चेक किया है उन लोग को पता चला रोटेट होके, उन लोग को ये बात पता चला है कि उन लोग जो भी लॉस हो रहा है फॉरेक्स ट्रांजेक्शन्स में वो लॉस रिकॉग्नाइज नहीं किया है। अगर लॉस का क्या होता है, एंटिसिपेटेड लॉस जो भी है आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अगर नहीं किया है अभी एक ही बार अगर उतना लॉस आपका पीएनएल हिट कर रहा है तो आपका क्या होगा, आपका प्रॉफिट डाउन होगा, एंड ऑल्सो आपका शेयर होल्डर जो भी है वो इम्पैक्ट फेस होगा उसका। मतलब अभी तक आपका शेयर प्राइस ऐसे जा रहा है, जब वो लॉस बुक होगा ना नीचे गिर जाएगा। जो भी शेयर होल्डर से अभी तक इन्वेस्ट किया है उसका पैसे तो डूब गया ना, बहुत इन्वेस्टमेंट लॉस होता है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी पहले नहीं है उसके ऊपर, वो सारा चीज़ आ जाता है। इसलिए whether they have been properly identified or managed or not, failure to resolve so entailing financial reputational consequences that longer than even after recognizing the loss, your reputational consequences are far more than that. It is imperative that auditor should obtain complete view of treasury operations. As an auditor you need to obtain कैसे ऑपरेशंस कर रहा है, कितना लॉस हो, प्रॉफिट कैसे रिकॉग्नाइज कर रहा है, वो सारा you have to obtain a proper understanding before commencement of statutory audit. After conducting appropriate risk assessment of the treasury process, you need to understand, conduct risk assessment, and determine audit program in a designed manner that it dovetails, मतलब appropriate attention is devoted to the not just control assessment of treasury process but also assurance that figures out the appearing of financial statements as well. At the end, to the end of appearance of financial statements, the disclosures and reflect fairly in the bank and treasury. To the end, to the disclosures, you need to understand and provide your procedures. आज का क्लास इधर तक क्लोज कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।